Hello and welcome to Zomen. I am Zunaira Azhar. PTI अदलिया से नाखुश और चीफ जस्टिस का तहरीक इंसाफ को सिस्टम में रहने का मशवरा। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस इन प्रोग्रेस। PTI कराची में पीर पगाड़ा के पास पहुंच गई और ट्रंप पुतिन का सेम पेज। यूरोप के लिए क्या मैसेज है? ऑल दिस इन टुडेज ज़ोमेन। सबसे पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस और PTI के दरमियान होने वाले मुलाकात की। एक तवील मुलाकात थी, तकरीबन 2 घंटे जारी रही और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एलामिया आया है उसके मुताबिक PTI के वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के इजलास से मुतल्लिक आगाह किया गया और चीफ जस्टिस ने इस मौके पे उन्हें ये एडवाइस की कि जुडिशल रिफॉर्म्स से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं उनको एक मुश्तरका कौमी एजेंडे के तौर पे फॉलो करना चाहिए और जुडिशल रिफॉर्म्स के एजेंडे को हुकूमत और अपोजिशन की हमायत भी हासिल होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने PTI को सिस्टम का हिस्सा रहने का मशवरा भी दिया, जबकि बैरिस्टर गौहर ने इस मुलाकात के बाद मीडिया टॉक में कहा कि हम अदलिया से कुछ ज़्यादा खुश नहीं। इस सारे मामले को अगर सामने रखें तो यूँ लगता है कि अब जो ऑप्शन बची है PTI के पास, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स आया है चीफ जस्टिस की तरफ से, उसके बाद शायद अदलिया की तरफ भी वो ज़्यादा ना देख पाएँ। सो शायद ग्रैंड अलायंस या ग्रैंड अपोजिशन की तरफ अब जाना उनका फाइनल फोर्टे है। ये अलायंस जिसका मुमकिना तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी हिस्सा होंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, महमूद अचकज़ई, पीर पगाड़ा। देखना ये है कि इस अलायंस की तश्कील तो शायद हो जाए कुछ दिनों में, ये प्रैक्टिकली क्या सड़कों पे आके फ्रेश इलेक्शंस के लिए जो एजेंडा लेके चल रहे हैं वो हासिल कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी ग्रैंड अलायंसेस बने हैं अपोजिशन के, वो गवर्नमेंट्स तो गिरा लेते हैं, लेकिन वो भी तब जब उनको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल होती है। और PTI के लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल नई है, वो हमेशा सोलो फ्लाइट लेते आए हैं। कुछ अर्सा पहले तक शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई ऐसा अलायंस होगा जिसमें PTI और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे होंगे। बट डेस्परेट टाइम्स, डेस्परेट मेजर्स, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम। शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। न्यूज़ देख रही थी मैं और उसमें बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने। आप लोगों की जो मीटिंग हुई चीफ जस्टिस के साथ, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम खुश नहीं हैं अदालती रवैये से, और आप लोगों को जो मशवरा दिया है चीफ जस्टिस ने कि आप सिस्टम में रहें और बॉयकॉट ना करें, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं या हाउ डू वी इंटरप्रेट इट? देखिए, वो तो कोई कुछ भी कह सकता है, ये तो हमारा अपना डिसीजन है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। असल इशू तो ये है कि हमने क्या चीज़ रेज की है। हमने उनको एक चीज़ बाकायदा तौर पे बताई। ही वांटेड टू टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रिफॉर्म्स। मैं कहा उसको छोड़ें आप नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिफॉर्म्स को। आप ये देखें कि ऊपर आला अदलिया के जजेस जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। पहले आप उनके मामलात जो है उसको आप हल करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ हमने बड़ा वाज़ेह कहा कि इमरान खान साहब से पहले आने वाले 5 वज़ीर आज़म जिनके ट्रायल हुए हैं वो ओपन कोर्ट्स में हुए हैं। हमारे जो कायद हैं उनका ट्रायल आप जेल के अंदर कर रहे हैं। क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन है? और जेल के भी हालात ये हैं कि जज का जो है वो कोर्ट पे कंट्रोल नहीं है। कभी रोज़ वकील बेइज्जत हो रहे हैं, रोज़ जलील हो रहे हैं। सेकेंडली, क्लाइंट का और वकला का एक प्रिविलेज है। जब वो आपस में कंसल्टेशन करते हैं तो कोई बाय लॉ कोई खड़ा नहीं हो सकता। पुलिस वाले बीच में खड़े हैं, इदारों वाले बीच में खड़े हैं, मतलब है कोई मशवरा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बड़ा आपको पता है, ये बड़ा ही सेंसिटिव और वो होता है। कानून में है कि कोई बीच में नहीं आ सकता, बट नहीं। और हमने जो सबसे अहम चीज़ है वो ये बताई कि हम बुनियादी तौर पे याद रखिएगा, हम खिलाफ हैं 26वीं तरमीम के, बिल्कुल उसके खिलाफ। हमने वो चैलेंज की हुई है, हमने उनको वाज़ेह कर दिया। आप नहीं समझते कि ये मैसेज उनके लिए काफ़ी था जो हमने उनको बता दिया कि हम 26वीं तरमीम के खिलाफ हैं। और ऑब्वियसली 26वीं तरमीम से होने वाली अपॉइंटमेंट्स की भी फिर खिलाफ ही होंगे ना। और जजेस के साथ खड़े हैं जो अपना हक मांग रहे हैं। और 9 मई से लेके 8 फरवरी से लेके 26 तक वो कत्ल एंड कस्टोडियल टॉर्चर्स एंड किस तरह पार्लियामेंटेरियंस उठाए जा रहे हैं, किस तरह उनके घर तोड़े जा रहे हैं, किस तरह केसेस बनाए जा रहे हैं, किस तरह जमानतों के लिए जो हमारे लोग अप्लाई करते हैं उनके केसेस लगते नहीं है अदालतों में। गुजरांवाला में 51 लोगों को 5-5 साल की सजा हुई 9 मई के केसेस में। 10 महीने हो गए हैं, हमने 9 के 10 महीने एग्जैक्टली फाइल की हुई हैं, वो लग नहीं रही। कैन यू इमेजिन? ये सारी चीज़ उनको बताइए। इस तरह के माहौल में
ایبسلیوٹلی جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں، اب یہ پورا ایک ماحول ہے نا جس میں چیف جسٹس نے بھی بڑی کلیئر سگنلنگ کر دی کہ آپ سسٹم کے ساتھ چلیں. آلریڈی جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ نے ایکسپلین کر دیا. دوسری طرف ایک ریالٹی یہ ہے کہ 27th امینڈمنٹ کی بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جو ججز کی طرف سے ابھی بھی ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے اس کا شاید یہی حل ہے کہ ایک اور کورٹ بنا دی جائے جو وہ پہلے مرحلے میں نہیں بنا سکے، سیکنڈ میں بنا لیں گے. اب پہلے مرحلے میں 26th امینڈمنٹ پہ پی ٹی آئی ساتھ ووٹ نہیں کیا بٹ اگری کر رہی تھی. آئی ریممبر اٹ ویری ویل. بیرسٹر گوہر نے کہا تھا ہمیں مسودے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. Isn't it a little too late for you to say کہ ہم اس سے اگری نہیں کرتے؟ کس نے کہا مسودے پہ کوئی پرابلم نہیں؟ کون سے مسودے پہ؟ جو 26th امینڈمنٹ کا اس وقت تک مسودہ تھا جب وہ پیش ہوا تھا اسمبلی میں. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اٹس آن ریکارڈ. بنیادی ججز کے اور آن ریکارڈ مجھے تو بہت سی چیزیں لوگ کہہ دیتے ہیں جو بعد میں گور صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط کہا تھا. دیکھیں ہوا کیا کہ وہ مسودہ اس پہ جو ہمارے ان پٹ تھے وہ اپنے مولانا کو دیے. ہم چاہ رہے تھے کہ یہ مولانا کو ہم دور کریں اس چیز سے کہ ان کو ووٹ ہی نہ دیں. اس پہ ہماری ان پٹ جو تھی وہ اس میں آئیں، اور وہ اوبیسلی جو ہماری ان پٹس تھیں وہ بڑی امپورٹنٹ تھیں اور وہ اس میں آئیں. مگر جو سب سے اہم ان پٹ تھی وہ ججز کے حوالے سے تھی، اس کا کوئی خیال نہیں کیا گیا. وہی بنیادی وہ تھی. جب وہی پوری نہیں ہوئی تو بعد میں چاہے مسودہ ادھر سے لکھیں ادھر لکھیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ Fair enough. آپ کو یہ کسی نے بتایا کہ ہم نے 26ویں ترمیم چیلنج کی ہوئی ہے؟ نہیں، دس آئی نو، بٹ میں آپ کو ویسے کلیئر کر دوں کہ وائی آئی ایم سیئنگ دس بیکاز آئی واز ڈوئنگ دا لائیو ٹرانسمیشن دیٹ نائٹ جس دن یہ پاس ہو رہی تھی، اور اندر جانے سے پہلے اسمبلی میں جانے سے پہلے بیرسٹر گوہر اور فضل الرحمان صاحب اکٹھے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم بوائے کاٹ کر رہے ہیں. بہرحال ابھی تک سلسلہ جیسے چلا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چلا ہے، ہمیں مسودے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اینڈ آف کورس جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں کہا ہوگا انہوں نے کہ نہیں یہ غلط اسٹیٹمنٹ تھی، سو آئی بائی دیٹ. بٹ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو رول بیک کرنا کیسے ممکن ہے؟ یہ تو انلیس دیر از اے نیو پارلیمنٹ اور اس پارلیمنٹ میں بھی وہ لوگ ہوں جو سمجھتے ہوں کہ یہ 26ویں ترمیم غلط ہوئی ہے، کیونکہ یہ والا جوڈیشل سیٹ اپ تو نہیں سنے گا اس کے خلاف کوئی بھی بات. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اسی لیے جو گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ پرپوز کیا ہے اور جس حوالے سے اتفاق ہوا، اور اس کا اتفاق سے جو اعلامیہ آیا ہے وہ اعلامیہ یہی کہتا ہے کہ فریش الیکشن انڈر دا فیئر اینڈ فری جو ہے وہ الیکشن کمیشن، فریش الیکشن ہو، اور فریش الیکشن ہو اور اس کے بعد ہر کسی کو اپنا پتہ لگ جائے، انڈیپینڈنٹ ہو، اس کے اندر مداخلت نہ ہو جو ایسے پہلے ہوئی ہے. اور ان سب چیزوں کے لیے پھر ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے. ہم آلریڈی ڈاکے کے وکٹم ہیں، ہم سے آلریڈی لیا گیا ہے، تو یہ تو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ ہم کہیں گے پیس آف کیک that will take it from the plate. It's not going to happen like that. But obviously مجھے یہ دیکھیں اسٹرگلز ہوتی ہیں. ابھی تو سال ہوا بمشکل. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مطلب ہے کہ انڈوں پہ مرغی بٹھائے اور چوزے نکال لیں، یہ ممکن نہیں ہوتا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی گرینڈ اپوزیشن الائنس کافی مٹیریلائز ہوتا نظر آ رہا ہے. آج آپ لوگوں کی جو جماعت کے لوگ ہیں وہ کراچی بھی پہنچے ہیں. سو فار رسپانس کیسا ہے؟ آپ دیکھیں کراچی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ جہاں جہاں گئے بڑا اوور ویلمنگ قسم کا رسپانس ہے. مولانا کے ساتھ ہماری سب کمیٹی بن گئی ہے جس میں کوئی ایشوز لوکل ہیں تو ڈسکس ہوتے رہیں گے. مشترکہ اعلامیہ آ جانا فار اے فریش الیکشن دیٹس ان اٹسیلف از اے سکسیس. ہم جی ڈی اے کو مل رہے ہیں 25 تاریخ کو چیف منسٹر کے پی خان صاحب کو ریپرزینٹ کریں گے اور جائیں گے جی ڈی اے کی پگاڑا صاحب کو ملیں گے. دیٹس اندر وہ ہے اور وہاں پہ کوئی نئی چیز شیپ اپ ہوگی، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ. اور جماعت اسلامی کی طرف ہمارا وقت گیا تھا but I think we need to put a little bit more work into it. تو اور دفعہ کچھ قائل کریں گے تو دیکھیں قائل کرنے والی بات ہے نا، سسٹم کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے وہ حوالے سے چیزوں کو اس کرنے کے لیے وہ دل گردے کا کام ہوتا ہے، پھر اس کے لیے لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم کر رہے ہیں، ہم آواز دیں گے. Let's see people who are pro democracy, pro human rights, pro rule of law. We try to get everybody. جو ہم ہسٹوریکلی تھوڑا سا دیکھیں اگر پاکستان میں جو الائنسز ہیں، ایک تو وہ الائنسز بنتے ہی اس لیے رہے ہیں کہ جب گورنمنٹس گرانی ہوتی تھیں، اور وہ کامیاب تبھی ہوئے جب ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی. سو یہ تھوڑا سا اپ ہل ٹاسک ہے. دس از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان اگر آپ لوگ کوئی گریٹ موبلائزیشن ٹورڈز دا فریش الیکشنز میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیشہ وہی کام کیا جو پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. کوئی وزیر اعظم جو تھا
वो इस तरीके से अदम एतमाद से नहीं था कि खान के साथ ये हुआ, कोई बिल्कुल, वो भी पार्टी पहली के साथ दफा इतना हुआ। बड़ा टाका नहीं पड़ा, वो पहली दफा हुआ। फिर कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसने इतनी वाइब्रेंट किस्म की एजिटेशन जो है वो जिंदा रखी फॉर इट्स बीन मोर देन अ ईयर। दे हैव बीन सब्जेक्ट टू द एक्सट्रीम वायलेंस एंड एक्सट्रीम टॉर्चर, बट दे आर स्टिल प्रोटेस्टिंग। ये भी पाकिस्तान में पहली दफा हो, तो बहुत सारे काम पाकिस्तान में पहली दफा हो रहे हैं, अल्लाह खैर करे। ऑफ कोर्स फ्यूचर का तो कोई नहीं कुछ कह सकता। ये बताइए कि रमज़ान के बाद कॉल का कहा गया था कि पीटीआई एक दफ़ा फिर कॉल जी देगी, जी 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 सो वो कॉल इसके साथ टैग्ड है ग्रैंड अलायंस के साथ कि वो आप लोगों ने सेपरेटली प्लान की हुई है? देखें जी, वो जो पहला मैसेज खान साहब की तरफ से आया वो तो टैग्ड है, बिल्कुल। वो लोग उसको पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, बट अगर खान साहब कहते हैं कि टैग नहीं है तो तैयारी पीटीआई की पूरी है। लेकिन कैसे होगा वकास साहब, आप लोग तो एक जलसा नहीं कर पाते पंजाब में, केपी की हद तक चीज़ें हो जाती हैं, बट आफ्टर फाइनल कॉल जो सिचुएशन बनी है, ये बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होगा आप लोगों के लिए दोबारा वर्कर्स को, लोगों को मोबिलाइज करना? होगा, लोग निकलेंगे, लोग निकलते हैं, बस वर्कर निकलता है। देखें, हम वर्कर से तो निहायत मुतमईन है, वर्कर तो बेचारा इमरान खान की हर कॉल पे निकलता है। True. और ये पंजाब के बारे में लोगों ने कहानियां बनाई हैं, वो भी गलत है, इट्स नॉट रिपोर्टेड प्रॉपर्ली। बेचारे जितनी फस्तायत और जबर में रह रहे हैं, उसके नीचे रहते हुए अपनी कैपेसिटी में दे आर डूइंग व्हाटएवर दे कैन। और वो कब तहरीकें कब कामयाब होती हैं? देखें, तहरीकें कामयाब होती हैं जब पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक इन जनरल इन्वॉल्व होती है। खान का करोड़ा वोटर है, वो वोटर जब इन हजारों लाखों वर्कर्स के साथ शामिल होगा, तहरीक कामयाब तब होगी। और हमें उम्मीद है, और हम रमज़ान में दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला के, हाँ, कि वो जो हमारा वर्कर है जो खान के लिए निकला था, वोटर जो है जो खान के लिए 8 फरवरी को निकला है, वोटेड फॉर खान, वो निकलेगा खान के लिए भी हम सबके साथ, और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जी। अब स्ट्रगल तो जारी रहेगी ना। देखें, तहरीकों में कभी पसपाई है, कभी फतह है, कभी एक कदम आगे है, कभी 4 कदम इधर, कभी 2 कदम पीछे, तो वो इस तरह होता है। वो तो सी इट्स वो कहते हैं कि जिस दिन हम ये स्ट्रगल छोड़ देंगे वो हमारी हार होगी। जब तक वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी आर प्रोटेस्टिंग और हम अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, वो हमारी हार नहीं है। एज कम्पेयर टू द प्रोटेस्ट ऑन रोड्स, आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा कामयाबी से आप लोग चला पा रहे हैं अपना सारा जो नैरेटिव है या जो आपकी कैंपेन है? बिकॉज 144 लग जाती है जब आप लोगों ने निकलना होता है, वो तो मुश्किल है। एक बेचारा वर्कर तो निकलना चाहता है, लेकिन जब पता हो कि पकड़े जाना है तो फिर सोच में पड़ जाता है इंसान। वी आर ऑल ह्यूमन इन द एंड। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया ज़्यादा हेल्प कर रहा है? देखिए, सोशल मीडिया तो सिर्फ आवाज पहुंचा सकता है ना जी। सोशल मीडिया हमारी आवाज बन सकता है, आंखें बन सकता है, लोगों को दिखा सकता है क्या हो रहा। मगर अगर सोशल मीडिया के साथ ऑन ग्राउंड कोई कैंपेन नहीं होगी, ऑन ग्राउंड स्ट्रीट पे बंदे नहीं होंगे, तो सोशल मीडिया का भी टकेगा फायदा नहीं। ना, तो सोशल मीडिया भी बट इट्स हेल्पिंग यू बिग टाइम। जिस तरह आपके अबानी पीटीआई के जो लेटर्स हैं एड्रेसिंग टू द इंटरनेशनल ऑडियंस, लोकल ऑडियंस, फॉलोअर्स, वो सब उधर से ही जाते हैं। आपने सवाल मुझसे किया एहतजाज के हवाले से, प्रोटेस्ट के हवाले से, तो मैं उस हवाले से कह रहा था। वैसे तो देखें ना, हमने जब इलेक्शन लड़े और हम सब खुश थे, हमें इमरान खान साहब की तस्वीरें नहीं लगाई जा रही थी, हमारे जलसे नहीं हो रहे थे, तो हमारी आवाज कौन बना? एग्जैक्टली। हमारे निशान कौन दुनिया को बता रहा था? हमारे बच्चे जो सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स जो हैं, तो वो तो उनका अपना किरदार है। आपने मुझसे क्योंकि एहतजाज की हद तक पूछा, तो एहतजाज की वो कैंपेन जो सोशल मीडिया पे चलती है, इफ इट्स नॉट फॉलोड बाय ऑन ग्राउंड फिजिकल कैंपेन, तो वो कैंपेन भी ज़ाया हो जाती है। वो ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं निकल पाते और फ्रंट पे स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान की आपको अवेलेबल होती है, तो डू यू थिंक दैट्स आल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी? ये तो सवाल गलत हो गया। ये सवाल गलत हो गया। ओके। इसलिए हो गया ना कि लीडर तो हमारा अंदर है, मसाइल तो हमारे लिए ज़्यादा। बट आप लोग इकट्ठे तो हो रहे हैं ना। आप ये क्यों सोचेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं निकलेगा? इस मुल्क में ना, याद रखिएगा, इस मुल्क में कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं जिसने आज तक इतने बंदे मोबिलाइज किए हों इस फस्तायत के अंडर जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, वोटर, लीडरान आपको नजर आएंगे सड़कों पे।
किसी से Agreed. कम नहीं मैं है। एज अ ग्रैंड सबसे स्ट्रैटेजी पूछना चाह रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं, भी कोई ऐसी होता है, स्ट्रैटेजी नहीं, हम आगे होंगे जी, आगे आप होंगे लोग खुद ही इंशाल्लाह। आगे होंगे, आप लोग ही लीड करेंगे। नहीं, लीड से मुराद अगर आप सवाल उस तरीके से करना चाह रही है कि ग्रैंड जी, मैं ऑपोजिशन दोनों चीज़ों अलायंस को से टैग कौन लीड कर रही हूँ करेगा? कि जो बाद में आप लोग अगर नहीं, वो कोई टैग हो नहीं सकती। नहीं, वो टैग हो नहीं सकती। देखें, ओके एक है मैं ना, अगर मेरी तादाद ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड जिनकी तादाद ज़्यादा है वही आगे होंगे ना। डेफिनेटली मगर इन प्रिंसिपल अगर आपस में ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है, जो इत्तेफाक से इत्तेहाद की तरफ का सफर कर रहे हैं, तो वो आपस में खुद फैसला कर लेंगे इसको कौन लीड करेगा, और फिर उस पे हम खान साहब से गाइडेंस ले लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह का फैसला। ओके, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। थैंक यू सो मच शेख वकास अकरम, आपने हमें ज्वाइन किया। वेल, अपेरेंटली चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट होती नहीं हैं जितनी हमने प्लान की होती हैं या जितनी हम रीड कर रहे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज भी हो रही होती हैं, मर्ज भी हो रही होती हैं। सो दीज आर द बिगर क्वेश्चंस कि अगर आपने अपने लीडर को रिलीज़ कराना है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, बिकॉज उसके डायनामिक्स टोटल डिफरेंट हैं। उसमें आपको इस्टेब्लिशमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, हाउ सो एवर यू वांट टू पुट इट। बट अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आप समझते हैं कि हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकल रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं फ्रेश इलेक्शंस हो, तो वो अलग होगा। दैट्स वाई आई सेड इट मल्टीपल टाइम्स कि जितने भी लीडर्स इस इत्तेहाद का हिस्सा बन रहे हैं वो कभी भी इसलिए इस इत्तेहाद में नहीं आएंगे कि PTI के बानी को बाहर निकालें और उनको वज़ीर आज़म बनाएं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ब्रेक की तरफ जाते हैं और वापस आएंगे तो कुछ डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन ट्रंप एंड पुतिन। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन, और कुछ बात करते हैं पुतिन और ट्रंप रिलेशंस की। बोथ ऑन द फॉरेन एंड डोमेस्टिक फ्रंट्स मुस्तकिल सरप्राइजेस आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। गाज़ा पे जो उनका प्रो इजरायली स्टांस है वो काफ़ी एक्सपेक्टेड था, और उस पर उतनी हैरत नहीं हुई जितनी अब हो रही है व्हेन इट कम्स टू पुतिन। मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड एलाइज जो कि यूरोपियन थे US के, डोनाल्ड ट्रंप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो उनके हरीफ हों, अपोनेंट्स हों। दिस इज़ शॉकिंग, क्योंकि कुछ अर्सा पहले शायद इन चीज़ों को रीड कर लिया था और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने यह कहा था कि दिस इज़ हाई टाइम दैट यूरोप डी अमेरिकनाइज इटसेल्फ एंड री मॉडल आवर डिफेंस एंड अदर पॉलिसीज़। अब लगता है प्रैक्टिकली यूरोप को ऐसा करना पड़ेगा। वही रशिया जिसके खिलाफ US ने लंबी कोल्ड वॉर लड़ी, USSR को डिसइंटीग्रेट किया, और उसके बाद यूरोप और US अलायंस हमेशा एंटी रशिया नज़र आया। अब डोनाल्ड ट्रंप रशिया को एज एन एलाई ट्रीट कर रहे हैं और यूरोप के साथ डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। सऊदी अरब में यूक्रेन वॉर के हवाले से अमेरिकन और रशियन डिप्लोमेट्स मिले, लेकिन इस मुलाकात में यूक्रेन वॉर के हवाले से जो बातचीत हुई इसमें यूक्रेन की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो ऑलमोस्ट मुस्तकिल एक धमकाने वाले अंदाज में ट्रंप से मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, और रूस के बजाय उनको डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन जिम्मेदार था इस जंग को शुरू करने का। ज़ेलेंस्की स्लोली बट श्योरली सरेंडर करते नज़र आ रहे हैं, और यूक्रेन वॉर के साथ मिनरल डील को टैग करके डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि वो वाकई ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं। दूसरी तरफ डोमेस्टिक फ्रंट पे US के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी अनकन्वेंशनल है। अमेरिकन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को बरतरफ कर दिया गया है, और डिफेंस डिपार्टमेंट यानी पेंटागन में तकरीबन मज़ीद 5000 सिविलियंस को निकालने का भी फैसला किया गया है। इस सारी डेवलपमेंट को किस तरीके से रीड कर रहे हैं रिपब्लिकन्स या अमेरिकन्स, और किस तरीके से एक इसका व्यू लेते हैं एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स, इस डिस्कशन को उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। हमारे साथ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, और अगर रिपब्लिकन्स की बात करें तो रिपब्लिकन लीडर साजिद तारड़ हमारे साथ हैं, जो हमेशा हमें अंदर की एक सेंटिमेंट की खबर देते हैं कि किस तरह सोच रहे हैं रिपब्लिकन्स एंड पीपल फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। जौहर साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो सरप्राइजेस की कोई कमी नहीं है जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में आए हैं, बट जो एक चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है वो ये है कि हमने हमेशा एज एलाइज देखा यूरोप को और US को, चाहे वो कहीं जंगें हों, कहीं इन्वेजन हो, कोई स्ट्रेटेजिक पैक्ट्स हों, हमेशा यूरोप और US साथ खड़े रहे हैं। बट अभी जो US का या प्रेसिडेंट ट्रंप का जो टिल्ट है टूवर्ड्स पुतिन,
وہ بڑا ڈفرینٹ ہے, انکنونشنل ہے آئی وڈ سے. آپ اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ بیکاز آئی ریممبر کہ الیکشنز سے کچھ ٹائم پہلے فرینچ پریزیڈنٹ جو ہیں ایمانوئل مخون, انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ یورپ ری ماڈل کرے اپنی اسٹریٹجیز کو, اینڈ بائی ری ماڈلنگ ہی مینٹ کہ اپنے آپ کو یو ایس سے ہٹ کے پالیسیز کی طرف لے کے جائے. تو کیا ہم ایک ڈفرینٹ ایرا وٹنس کرنے والے ہیں اب وین اٹ کمز ٹو یو ایس اینڈ یورپ ریلیشن شپس؟ جی اٹس ویری انٹرسٹنگ, بٹ یہ تو میں نے الیکشن سے پہلے بھی اپنے کے کامنٹس میں کہا تھا کہ یہ جو الیکشنز کے بعد جب ٹرمپ اپنی پریزیڈنسی اسیوم کریں گے تو اس میں جو ہم کچھ ڈسٹرپشنز دیکھیں گے, میجر ڈسٹرپشنز, اس میں سے ایک یہ ہوگی جو یورو اٹلانٹک ریلیشنز جس کو ہم کہتے ہیں. اب یہ جو یورو اٹلانٹک ریلیشنز ہیں یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک بالکل ایک پلر رہا ہے انٹرنیشنل آرڈر کا ایک قسم کا, اور اس میں نیٹو جو ہے اس کو ایک کلیدی اہمیت حاصل رہی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ٹرمپ کی پہلی ٹرم تھی جب وہ 2016 میں جیت کے آئے تو اس وقت بھی انہوں نے ڈینٹ کیا تھا یورو اٹلانٹک ریلیشنز کو, اور اس وقت یہ ہو گیا تھا, اس حد تک تھا کہ میں اس وقت آئی ریممبر آئی واز امبیسڈر ٹو جرمنی, تو اس وقت وہ اینگلا مرکل جو تھیں ان کو کہنا شروع ہو گیا تھا کہ شی از ناٹ دا لیڈر آف دا فری ورلڈ بیکاز امریکہ نے اپنا وہ رول تو ایک قسم کا گیو اپ کر دیا بیکاز وہ رشیا کے ساتھ اتنا زیادہ اور باقی ڈکٹیٹرشپ کی طرف ان کا جھکاؤ ہو گیا. اب جب ٹرمپ دوبارہ آئے ہیں اور اس بار تو وہ پہلے سے زیادہ طاقت سے آئے ہیں, اس بار وہ پاپولر میجورٹی لے کے آئے ہیں, ان کی دونوں میں اکثریت ہے, ہاؤس میں بھی اور سینٹ میں بھی, اور ایون سپریم کورٹ میں بھی یو ایس کے ان کی اس وقت جو ریپبلکن اپوائنٹڈ ججز ہیں ان کی اکثریت ہے, اور پھر یہ کہ ان کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے جو پہلے نہیں تھا. تو اس لیے تو, اور پھر انہوں نے جو ٹیم چنی ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلی بار تو انہوں نے بہت سے ریٹائرڈ جنرلز اور تھوڑے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ لیے تھے, لیکن جو کم از کم اس قسم کی جو اہم پوسٹیں ہیں سیکرٹری آف ڈیفینس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ, پر اس بار انہوں نے اس طرح نہیں کیا. اس بار انہوں نے جس طرح ہیکسٹ کو لیا جو بالکل ایک جرنلسٹ ہیں اور بڑے رائٹ ونگ جرنلسٹ ہیں, یا سیکرٹری اسٹیٹ پر مارکو روبیو کو لیا جو کہ اگین صرف ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس فیلڈ میں, لیکن وہ ایک بہت ہی ہارڈ لائن سیاستدان کے طور پہ جانے جاتے تھے. تو اس طرح باقی اسی طرح جو اہم ذمہ داریاں ساری وہ بھی انہوں نے اسی طرح اپنی بہت جو لوائلسٹ ہیں ان کو دی ہیں. تو اس بار تو وہ بالکل اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں, اور یورپ جو ہے وہ ویری ہے ان سے. اس وقت دیکھیں وہ پیرس کانفرنس بھی انہوں نے میکرون نے بلائی, لیکن اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یورپ چاہے بھی, اور میں یہ بہت سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں, مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے تو ایک عمر گزاری ہے یورپین ڈیسک اور یورپین ڈویژن اور یہ سارا اس میں فارن آفس میں یورپین افیئرس پہ زیادہ کام کیا تھا. تو یہ کوئی 20 سال سے یہ چیز چل رہی ہے کہ جی یورپ اپنی ڈیفینس بنائے گا. کبھی انہوں نے ESDP کے نام سے شروع کیا یورپ They have been trying, but وہ نیٹو سے اور یو ایس کے الائنس سے آگے نکل نہیں پائے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور اس میں جرمنی نے لیڈ لینا ہے کہ فرانس نے لیڈ لینا ہے, پھر ان کے اپنے اکانومیز کے مسئلے, اور اس کے بعد اب جو ہو گیا ہے کہ یو ایس از کالنگ دا شاٹس. تو کوئی اتنا آسان نظر نہیں آ رہا کہ وہ اپنے کوئی مشنز اچیو کر سکیں سیپریٹلی. میں اس پہ دوبارہ آتی ہوں آپ کے پاس. ساجد طارق صاحب, ریپبلکنس کے کیا سینٹیمنٹس ہیں جو ابھی تک کی ڈیولپمنٹس ہیں, چاہے وہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس میں چینجز ہوں, چاہے وہ یوکرین کے میٹر کو وہ جس طرح ہینڈل کر رہے ہیں, یا ڈومیسٹکلی جس طرح وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, اس وقت جو انر سینٹیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ بیکاز یوں لگتا ہے کہ جب آپ ہاٹ سیٹ پہ آ جاتے ہیں تو یو فالو دا پریزیڈنٹ, کیونکہ مارکو روبیو جب پہلے سینیٹر تھے پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں تو وہ وہی اسٹانس لیتے تھے جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا تھا آن دا رشیا, کہ وہ ایگریسر ہے اور اس نے انویڈ کیا ہے یوکرین کو. Now he is taking a different posturing because اب وہ فالو کر رہے ہیں, اب وہ اس کیبنٹ کا حصہ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں. تو how does this work? دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ تھوڑا سا یورپ کے حوالے سے بولنا چاہوں گا. جی گو اہیڈ. جو بات کر رہے تھے, دیکھیں امریکن اس وقت سمجھتے ہیں کہ مارشل پلان کے ذریعے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو یورپ کے لیے دیا تھا, یورپ اس موڈ سے نکل ہی نہیں پایا. اپنے ڈیفینس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے, اور اس کے بعد ہمیشہ ہینڈ آؤٹس دیکھنا امریکہ کی طرف, اور پھر اس کے بعد لبرل ایجنڈا اور ایک عجیب قسم کی امیگریشن وہاں پہ, اور لالس بیہیویئر. اور بالخصوص جے ڈی وینس صاحب نے جو اگلے دن اسپیچ دی, ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے, یورپین لیڈرز کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں. اب اس میں بات کرنا چاہوں گا, یونائٹڈ نیشن کر لیں, آپ نیٹو کر لیں, یہ ساری ٹوتھ لیس آرگنائزیشنز ہیں, اور یہ اپنی ان کی کوئی افادیت اس وقت اگر دیکھیں تو نظر نہیں آ رہی.
That's एक true. नेटवर्किंग ग्रुप तो आप कह सकते हैं, लेकिन कोई अफादियत मौजूद नहीं है, सिर्फ सोशल एक नेटवर्क है। अब उसमें जो बात, और यूक्रेन वार जो है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल सामने है आपके, कि एटीएम मशीन बन गई, करप्शन की एक मशीन बन गई। मौसूफ प्रेसिडेंट यूलेस्की कहते हैं कि मुझे 100 बिलियन का पता ही नहीं किधर गए हैं। 100 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन दुनिया की आंखें खोल दी। उन्होंने कहा हमने तो पैसे दिए हैं, यूरोप ने और यूरोपियन यूनियन ने कर्जा दिया है जो कि सारे गारंटीड है सारे। यूक्रेन को उन्होंने कर्जा दिया है, अमेरिका ने पैसे दिए हैं। अब उसमें अगली मिसाल डिफेंस के लिहाज से, यूरोपियन यूनियन ने ब्रसेल से अगले दिन जारी किया है कि अगर हम अपना डिफेंस सिस्टम बनाएंगे तो वी नीड $500 बिलियन। वो $500 बिलियन कहां से आएगा? उसके बाद आज अगर अमेरिका अपने आप को रिपोजिशन करता है, यूरोप कहां स्टैंड करता है? स्वाय अपना सोशलिस्ट एजेंडा, लिबरल पॉलिसीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करना, अपने इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना, ये सारी चीजें अगर वो करेंगे, जिस तरह अगर जेडी वैंस साहब ने फरमाया है, उन्होंने कहा यूरोप को खतरा रशिया और चाइना से नहीं है, उन्हें यूरोप से है। खतरा। एब्सोल्युटली, बड़ी हार्ड हिटिंग स्पीच किया उन्होंने। तो दर हकीकत यूरोपियन लीडर्स के पास इन सारी चीजों का जवाब मौजूद नहीं है। इनको अपने गिरबान में झांकना होगा। अमेरिका कैनॉट रिमेन अ पिगी बैंक फॉर लॉन्ग टाइम। हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इट इज क्रिपलिंग। अमेरिका फर्स्ट अगेन, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप साहब और अमेरिकन जो हैं, उनका इस वक्त डिमांड यही है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का कॉन्फिडेंस जो आसमान को छू रहा है, उसकी वजह यह है कि इतना बड़ा मैंडेट और इतने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ देना किसी लीडर को। 7 स्विंग स्टेट्स हैं, वहां भी उन्होंने स्वीप किया है। तो ही इज पुशिंग टू डिलीवर इट दिस टाइम कि हमने अमेरिका को स्टेबलाइज करना है, हमने पिगी बैंक नहीं बनना, हमें यूरोप जो मुसलसल ब्लैकमेल करता है, अब हम वो नहीं होंगे। तो ये इसका आंसर है। और ये अमेरिकन जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, दे आर बिहाइंड हिम regardless he is doing the in-house cleaning here through the Doge, or either he's doing internationally, telling them to pitch into the NATO if you want us to defend you. वरना अपने आप को कवर करें। I'm coming back to you on this Doge thing because in-house में क्या हो रहा है उस पर भी discussion बनती है, but let's take a short break here. वेलकम बैक वंस अगेन। और हम डिस्कस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया। जौहर साहब, आपने रिस्पांस सुना एज अ रिपब्लिकन कि वहाँ क्या सेंटिमेंट है, गवर्नमेंट इस वक्त कैसे सोच रही है। अगर अमेरिका फर्स्ट इज़ द स्लोगन, और हम इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं, 2016 में, डू यू रिमेंबर ब्रेग्जिट में भी यूके ने जो अपने आप को आइसोलेट किया था फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, उसकी बेसिक रीज़न यही थी कि इतने पैसे दे रहे हैं हम और ख़ुद हमारा मुल्क मुस्तकिल सफ़र कर रहा है, तो लेट्स ब्रिंग बैक दैट मनी टू आवर पीपल। अगर यह आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा तो इसका मतलब है कि फिर रीऑर्डर होगा दुनिया का। फिर तो यूएन से भी अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह हू से निकल आए हैं, वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वो निकल रहे हैं, फिर फॉरेन एड बंद कर रहे हैं, तो ये तो सारा सिस्टम रिशफल होगा। जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी ज़्यादा, मैंने ये कहा भी था अपने कमेंट्स में, अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत डिस्ट्रप्शंस हम देखेंगे, ख़ुसूसन जो अटलांटिक रिलेशंस हैं। अच्छा, उसमें ये बात सही है कि यूरोपियंस के पास, ऑल्दो कि वो बड़े नाराज़ हैं इस वक्त, अमेरिका से पहले भी नाराज़ थे ट्रंप से, और वो बड़े, उन्होंने एक साय ऑफ रिलीफ लिया था जब बाइडन वापस आए थे, और फिर वो रिलेशंस कुछ मेंड हो गए थे। अब वो दोबारा से उसमें एक, अभी जो जेडी वैंस ने जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे मैं 4 बार जा चुका हूँ, वहाँ पे जो उन्होंने स्पीच की, और ये ट्रेडिशनल है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे हर बार आते हैं, वो स्पीच नहीं थी, वो एक लेक्चर था। और यूरोपियंस उससे बहुत ही नाराज़ हैं, बिकॉज उन्होंने आगे से रिस्पॉन्स इस तरह का था कि जी आप हमें सिखाएंगे कि हमने किस तरह से डेमोक्रेसी को रन करना है, अपनी सोसाइटीज़ को रन करना है। वो खलीज तो मैं देख रहा हूँ कि बढ़ेगी, लेकिन यूरोपियंस के पास चॉइसेस इतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देखें, अभी जब ये पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई है, जब मैक्रोन ने जब बुलाया है, तो उसमें जब बात ये आई कि अच्छा जी अगर फौजें भेजनी पड़ी तो कौन से मुल्क तैयार हैं, तो उसमें एक एक करके सारे रिगल आउट हो गए। तो एक्चुअली वो जिसे कहते हैं व्हेन द पुश कम्स टू शव,
तो उस वक्त यूरोपियंस के पास वो स्पाइन नहीं है, बिकॉज बहुत सारे मुल्क हैं, उनके अपने अपने ज़ाहिर मुख्तलिफ मसाइल भी हैं, तो उनके लिए एक यूनानिमस होना किसी भी चीज़ के लिए मुश्किल है। जबकि अमेरिका देखें, अमेरिका बदल गया है। एक वक्त था कि जो यूरोपियन यूनियन थी उसकी टोटल इकॉनमी अमेरिका से बड़ी होती थी, अब उसका जीडीपी का हजम जो अमेरिका का है इस वक्त सिग्निफिकेंटली बढ़ गया ईयू से, बिकॉज पिछले 5-10 सालों में अमेरिका ने ग्रो भी बहुत तेज़ी से किया है, तो उनकी पावर उस तरह बढ़ी। तो ये एक उस तरह का जो सेंटिमेंट जो है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक क्रिएट हुआ था, अब उसमें क्रैक्स आ गए हैं। और एक क्रैक बड़ा ये भी है कि यूरोप में अभी तक ठीक है राइट विंग वहाँ पे पॉपुलराइज हो रहा है इस वक्त, लेकिन अभी तक इक़्तिदार में ज़्यादातर लिबरल पार्टीज़ हैं या एटलीस्ट जो है मॉडरेट्स हैं, जबकि अमेरिका में एक पार्टी जो राइट ऑफ द सेंटर है और थोड़ी सी और भी राइट जा रही है वहाँ से, वो इस वक्त और वो प्रमोट बल्कि कर रहे हैं, जैसे जेडी वांस ने तो प्रमोट किया है, वो कई बार जो है जो राइट विंग पार्टीज़ हैं उनको सपोर्ट करते नज़र आते हैं। तो उस पर भी ज़ाहिर है जो हुकूमतें इस वक्त इक़्तिदार में हैं यूरोप में, वो खुश तो नहीं होती, क्योंकि वो राइट विंग पार्टीज़ को नॉर्मली तो अपने सिस्टम में उनको पराया समझते हैं और नहीं लेते। तो वो खलीज तो मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ। बाकी ये है कि देखें इससे जो है अब दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो रशिया के करीब आ रहा है वापस। अब उससे जो चाइना और रशिया के ताल्लुकात थे बहुत ही ज़्यादा उनमें कोई कुर्बत आ गई थी। ब्रिंगिंग बैक, क्या ये भी मिशन हो सकता है या विजन हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि आप रशिया को वापस मेन स्ट्रीम ग्लोबल ऑर्डर में लेके आए, बजाय इसके कि वो जो एक 90s की या उससे पहले की कोल्ड वॉर की अप्रोच है कि उसको बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है, उससे वो डिफरेंटली सोच रहे हैं। उस पर आई विल कम बैक टू यू। साजिद तारड़ साहब, इंटरनली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में जो चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एज ऑफ टुडे जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को उन्होंने ओहदे से फारिग कर दिया, और इसके अलावा मजीद 5,500 सिविलियंस फ्रॉम द पेंटागन दे आर आल्सो गोइंग टू बी फायर्ड। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे सबसे पहले तो सोच ये है कि 2 मेजर जनरल जो फायर हुए हैं, कि ये तो उन्होंने 5 आर्मी जनरल हैं, लेकिन जो ज्यादातर इसमें अपॉइंटमेंट्स थी वो नजर आ रही हैं कि DEI थी उसके पीछे, उनमें मेरिट नहीं था, उसके अंदर ये नहीं था कि हाउ गुड कमांड दे कैन ऑफर टू द नेशन, उसके अंदर डाइवर्सिटी को देखा गया था। और इस वक्त अगर देखा जाए तो आप ना सिर्फ डिफेंस है, यहाँ पे हमारा फेडरल एविएशन देख लें, हर दूसरे दिन कोई जहाज गिर जाता है। इसकी वजह, इसके पीछे हमारा सिस्टम डीके हो चुका है, हमारा सिस्टम खत्म होता जा रहा था सिर्फ डाइवर्सिटी के चक्कर में। मेरिट नहीं होता था, डाइवर्सिटी होती थी। तो सबसे पहले तो ये जितने निकाले गए हैं उनके पीछे डाइवर्सिटी है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का मेन ऑब्जेक्टिव इस वक्त ये है कि आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल पेंटागन इज सीरियसली डिमोरलाइज्ड। तो वहां पे जो एक वो कल्चर घुसाया गया था जबरदस्ती, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंपेन के अंदर मुसलसल एक मूवी चलाते थे कि रशिया के अंदर जब रिक्रूटमेंट के लिए किस तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है और हमारी एडवर्टाइजमेंट किस तरह की होती है। तो दर हकीकत वो रिस्टोर कर रहे हैं द कॉन्फिडेंस अमंग द सोल्जर्स और मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, और उसके पीछे ये अवामल है। और DEI जो है इस वक्त जो है वो तकरीबन गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स में से उसको खत्म कर दिया गया है, जो कि वाज अ वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री। डोज के बारे में कुछ बताएंगे, हाउ वुड दैट वर्क? देखिए, इस वक्त डोज पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है इस वजह से क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि जितना पैसा हम सेव कर रहे हैं उसमें से 20% जाएगा जो अमेरिकन्स दोज आर नॉट मैटर ऑफ फैक्ट वेल्थी और समथिंग, जिसके बारे में $5,000 का चेक हर अमेरिकन को जाएगा बिलो सर्टन लेवल जिनकी इनकम होगी। डेमोक्रेट कहते हैं कि जस्ट $5,000। तो दर हकीकत उसका जवाब दिया गया है कि नॉर्थ कैरोलिना में जब सारे तूफान आए थे तो डेमोक्रेट पार्टी ने $700 पर अमेरिकन दिए थे जिनके घर जो सारे बह गए थे, वर्सेस बिलियंस ऑफ डॉलर फॉर द illegal criminals those came here to this country illegally, और उनके होटलों के लिए मिलियंस और बिलियंस दिए गए थे। तो कंप्लीटली दर हकीकत मोड चेंज हो चुका है, सफाई हो रही है। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है काश पटेल का आना FBI के अंदर, और जिस तरह दूसरा, और मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा, ज्यादातर कैबिनेट के अंदर लोगों को रखा गया है, यंग लोग हैं, हाकिश है अगेंस्ट चाइना, और तीसरी बात उनमें ये है कि सब के सब विक्टिम हैं वेपनाइज्ड सिस्टम के। जितने ज्यादातर कैबिनेट है वो सारे जख्मी हैं, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद जख्मी थे, वेपनाइज जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को किया गया था,
इसी तरह काश पटेल भी उसी एक सिस्टम के विक्टिम है। तो उनमें ये सब बड़ी जरूरी है कि दे आर पैशनेट टू मेक द अमेरिका ग्रेट। डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपने आप को कहते हैं कि इज अ पीस कीपर, ही विल बी अ यूनाइटर, और नोबेल पीस प्राइज की तरफ जाना चाहते हैं। जंगें बंद करके इकोनॉमी टैरिफ के जरिए वो जंगों का अहदाफ हासिल करेंगे, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन। और उनका नंबर 1 फोकस ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और मेकिंग अमेरिका वेल्थी अगेन और स्ट्रॉन्ग अगेन, पीसफुल अगेन। तो थैंक यू सो मच साजिद तारड़ साहब फॉर जॉइनिंग अस, एंड जौहर सलीम साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्लियरली इस सारे एनालिसिस का पर्पस ये था कि ये अंडरस्टैंड किया जाए कि जो हमें सिर्फ खबरें मिल रही हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया, वो कर दिया, उसके पीछे सोच क्या है। तो सोच उनकी ये है कि जो उनकी पार्टी जिस तरीके से यूएस को प्रोग्रेस करता और दुनिया को लीड करता, ग्लोबल लीडरशिप में जहाँ देखना चाहती है, उनके ख्याल में वो वहाँ डिफरेंट तरीके से ला सकते हैं उसको। और जैसे साजिद तारड़ साहब ने कहा कि वो अपने लिए नोबेल पीस प्राइज जो है उसको भी अचीव करने का ख्वाब देखते हैं। तो इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू स्ट्राइक डील्स, जिस तरह उन्होंने मिनरल डील की बात की यूक्रेन में, और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के सदर कुछ सरेंडर करने की तरफ आ भी गए हैं, तो उनका जो तरीका है वो यही है कि वो पहले एग्रेसिव पोस्चरिंग करते हैं और उसके बाद टेबल पे ले आते हैं अपने ओपोनेंट को। लेट्स सी हाउ दिस इफेक्ट्स द होल वर्ल्ड, बिकॉज हम इसको अच्छा समझें या बुरा समझें, यूएस इज़ कॉलिंग द shots since last century in the world. I'll see you tomorrow.